मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में अपने शोहर का इंतजार कर रही थी। मैं इतनी खौफजदा थी कि इतनी सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैं टिश्यू से बार बार अपने माथे से पसीना साफ कर रही थी और अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी कि मेरा ये राज किसी को पता ना चले, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी पागल माँ ने मेरी शादी एक डॉक्टर से करवा दी थी और मेरे पेट में एक नाजायज बच्चा था। मैं शादी से पहले ही हामला हो चुकी थी। अब मुझे डर था कि मेरे डॉक्टर शोहर को पहली रात ही सब पता चल जाएगा। तब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। यही सोच सोच कर मेरा बुरा हाल हो गया था। और फिर उसी वक्त मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ था और फिर कुछ ही देर बाद मेरा शोहर मुझे कहने लगा, मुझे तुम पर शक है, इसलिए तुम्हारा चेकअप करना होगा। अगर मेरा शक सही निकला तो मैं तुम्हें अभी तलाक देकर फारिग कर दूंगा। शोहर की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरा शोहर उसी वक्त अपना डॉक्टरी वाला बैग लेकर आया। तब मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मेरे शोहर ने अपना बैग खोला और मुझे, मेरा नाम हिना है। हम 6 बहन भाई थे और बहनों में मेरा नंबर सबसे पहला था। बाकी पांचों बहनें मुझसे छोटी थी। मेरे अब्बू का इंतकाल हमारे बचपन में ही हो गया था और उसके बाद जैसे तैसे करके अम्मी ने ही हमें पाला था। मेरी अम्मी अब्बू ने पसंद की शादी की थी और इसी वजह से अम्मी के खानदान वालों ने उनसे बाइकआउट कर दिया था। मेरे अब्बू पढ़े लिखे थे और एक अच्छी जगह जॉब कर रहे थे, जबकि मेरी अम्मी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी, वो बस मैट्रिक पास थी। अम्मी ने एक बार अपने माजी से पर्दा हटाते हुए बताया था कि उनका जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ था। चचा ताया और उनकी बीवी बच्चे सब एक साथ रहते थे। हर एक को अपनी जात के लिए मुकम्मल आजादी हासिल थी। मेरे नाना अब्बू सरकारी अस्पताल में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे और मेरे चचा और ताया भी बड़े बड़े हुकूमती ओहदों पर फाइज थे। घर में पैसे की जितनी रेल पेल थी उसी कदर सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी किस्म का झगड़ा या दौलत का लालच किसी भी शख्स में मौजूद नहीं था। अम्मी ने बताया कि उनकी मंगनी बचपन में ही उनके ताया के बेटे राशिद से तय कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे अम्मी बड़ी होती गई उन्हें लगने लगा कि बचपन में जुड़े रिश्ते किसी काम के नहीं होते। अम्मी बताती हैं कि उनके मंगेतर राशिद बचपन ही से बहुत शर्मीले किस्म के थे। वो किसी से ज्यादा बात वगैरह नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनके अंदर से शर्मीलापन खत्म हो गया और वो एक बार इत्मीनान लड़के बनने लगे। लेकिन इसके बावजूद अम्मी को राशिद कभी भी अपने शरीके हयात के हवाले से पसंद नहीं आए थे। आहिस्ता आहिस्ता जब अम्मी और राशिद दोनों बड़े होते गए तो अम्मी को पता चला कि बचपन की मंगनी सिर्फ मंगनी तक महदूद नहीं है, बल्कि राशिद उनको बहुत पसंद करता है। बल्कि वो तो अम्मी से मोहब्बत भी करने लगा था और अम्मी को उनकी यही बात बुरी लगती थी, क्योंकि अम्मी को राशिद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब अम्मी राशिद को यही बात बताती तो वो बहुत गुस्से में आ जाता। उनका गुस्सा इंतहा की हद तक तेज था। कभी कभी अम्मी को लगने लगता था कि वो नफ्सियाती मरीज हैं। उन्हें अम्मी का किसी भी लड़के से बात करना पसंद नहीं था। एक बार तो उन्होंने अम्मी के चचा के बेटे का हाथ तोड़ दिया और सिर्फ इसीलिए कि उसने अम्मी का हाथ यूं ही मजाक में पकड़ लिया था। अम्मी बताती हैं कि उनके अपने माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी ने कभी भी उनको किसी बात के लिए नहीं टोका था और हर तरह की आजादी दे रखी थी, लेकिन राशिद उन्हें कैद करके रखना चाहते थे। जब उन्होंने अम्मी के कजन का हाथ तोड़ा तो घर वालों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ गई और फिर एक बार उन्होंने अम्मी के कजन के दांत तोड़ दिए, क्योंकि अम्मी से बात करते हुए किसी बात पर मुस्कुरा दिए थे वो। इस बार तो हद हो गई थी और अम्मी को राशिद से शदीद नफरत हो गई थी। उनकी हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं थी और यही बात अम्मी ने जब ताया से की कि वो राशिद का इलाज करवाएं, क्योंकि वो नफ्सियाती मरीज बनता जा रहा है, तब पहली बार अम्मी के ताया ने अम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। अम्मी को बहुत गुस्सा आया, मगर अम्मी चुप कर गई। उन्हीं दिनों राशिद का रिजल्ट आ गया था और साथ ही उनको लंदन के एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप की ऑफर आ गई थी। सबके लिए बहुत अच्छी खबर थी। तभी अम्मी के ताया ने उसे इंग्लैंड भेजने की सारी तैयारी कर ली, जबकि राशिद जाना नहीं चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब कजन्स को
وارننگ کرके गया था कि कोई भी उनकी मंगेतर के इर्द गिर्द नजर ना आए। राशिद की इस हरकत पर अम्मी के दिल में मजीद नफरत पैदा हो गई। राशिद पढ़ाई के लिए बाहर जा चुका था। उन्हीं दिनों अम्मी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। उसका नाम सायरा था। अम्मी की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसी दोस्ती के जरिए अम्मी की मुलाकात मेरे अब्बू से हुई। अम्मी की दोस्त सायरा मेरे अब्बू की बहन यानी कि मेरी फुप्पो थी। मेरे अब्बू अम्मी से उम्र में खासे बड़े थे, लेकिन पहली नजर की मोहब्बत ने अम्मी अब्बू दोनों के दिल में डेरे डाल दिए थे। अम्मी भी उन पर दिल हार बैठी थी। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे और अम्मी को वो बहुत अच्छे लगे थे और वो अब्बू के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। अम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे अब्बू ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप और खास तौर पर ताया अब्बू वाले लोग आग बबूला हो गए थे। एक तो मैं राशिद की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे अब्बू मुझसे उम्र में भी काफी बड़े थे। मेरे घर वालों ने तुम्हारे अब्बू के माँ बाप यानी कि तुम्हारे दादा दादी को खूब बेइज्जत किया और इस बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी भी अब यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं और तुम्हारे अब्बू यूं घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने छुपकर एक दिन चुपके से निकाह भी कर लिया। ये खबर जब घर वालों ने सुनी तो जिंदगी में पहली बार मेरे अब्बू ने भी मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था। उन्होंने तुम्हारे अब्बू को बुलाया और मुझे उनके साथ ये कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। और ताया ने ये भी कहा कि जितना जल्दी हो सके हम दोनों ये शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि राशिद को पता चल चुका है और वो गुस्से से पागल हो रहा है। अगर वो वापस आ गया तो मुझे और तुम्हारे अब्बू को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमने अपना शहर छोड़ दिया। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से से भरे बैठे थे। उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही रुखसत कर दिया था। मैं और तुम्हारे अब्बू कराची से निकले और यहाँ इस्लामाबाद आ गए। तुम्हारे अब्बू पढ़े लिखे थे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। अगर तुम्हारे अब्बा आज जिंदा होते तो तुम्हारी जिंदगी बड़ी खुशहाल होनी थी। अम्मी के बकौल मैं उनकी बड़ी समझदार बेटी थी और वो अपनी हर बात और दुख मुझसे यूं बांट लिया करती थी जैसे हम दोनों सहेलियां हों। अपने माजी को बयान करते हुए वो आप दीदा हो गई थी और मुझे भी अब्बू याद आ गए थे। मैं 12 साल की थी जब अब्बू का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो दुनिया से चले गए थे। उनके साथ जिंदगी रंगीन और खूबसूरत थी। दुनिया की हर शय हमें मुयस्सर थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे और तब अम्मी ने इद्दत खत्म होते ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 6 बेटियों को पालने लगी। घर के हालात खराब होने की वजह से पढ़ाई छोड़कर मैंने भी एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली, जहां से मुझे महीने के 20,000 रुपए मिलते थे। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में काफी अच्छी थी। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। अम्मी भी हम सबसे बहुत मुतमईन थी और एतबार करती थी। लेकिन एक दिन फिर सारे का सारा एतबार टूट कर किरची किरची हो गया। उनकी सारी जिंदगी की मेहनत एक पल में खत्म हो गई थी और उसे खत्म करने वाली मैं थी। मैंने उस औरत के बुढ़ापे को खाक में मिला दिया था जिसने अपनी जवानी हमें संवारने में गुजार दी थी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक गुनाह हो गया था। मेरे उठाए एक गलत कदम ने मेरी बहनों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया था और मेरी माँ का सब बहनों से एतबार खत्म करवा दिया था। हुआ कुछ यूं कि मैं जिस फैक्ट्री में जाया करती थी उस फैक्ट्री के मालिक का एक दोस्त उसे मिलने आया था और फिर अक्सर ही दोस्त फैक्ट्री आ जाया करता था। उसका नाम मुबशिर था और वो मुझे देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट पास करता। शुरू शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके आने और मुस्कुराने की आदी हो गई। लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी, क्योंकि मैं 18 साल की थी और मुबशिर 40 साल के लगभग था। लेकिन देखने में वो बहुत हैंडसम था। कुछ दिन गुजरे तो मुबशिर ने मुझसे बात करना शुरू कर दी और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। वो बिला नागा फैक्ट्री आया करता था और रोज मेरे लिए तहाइफ लाया करता था और मैं अम्मी से कहती कि मेरी सहेली ने ये गिफ्ट दिया है। अम्मी को अपनी बेटियों पर, खासकर मुझ पर तो बहुत ज्यादा एतमाद था। मैंने भी सोच लिया था मुबशिर जैसे ही अपने दिल की बात करेगा तो मैं अम्मी से बात कर लूंगी और मुझे यकीन था कि अम्मी मेरे साथ वो हरगिज नहीं करेंगी जो उनके साथ हुआ था।
وہ میری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری امی نے یہی سکھایا تھا کہ محبت کرنے میں کوئی آر نہیں، تو مجھے یقین تھا کہ میری محبت کو ماننے میں انہیں کوئی آر نہیں ہوگی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی، لیکن پھر مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں محبت میں بہک گئی اور ایک گناہ کے مرتکب ہو گئی، ایسا گناہ جو ساری زندگی تڑپانے کو کافی تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میری سالگرہ تھی۔ حالات تنگ ہونے کے باوجود امی میرے لیے برتھ ڈے کیک لے کر آئیں۔ ہم ماں بیٹیوں نے اس دن بہت مستی کی تھی اور میں اسی خوشی میں مزید خوشی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مبشر نے کہا تھا کہ اس نے کل میرے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے اور وہ اس سرپرائز میں مجھے اپنے دل کا حال سنائے گا۔ میں شدت سے بےتاب تھی کل کے دن کے لیے، اور پھر ساری رات جاگ کر میں نے کل ہونے کا انتظار کیا۔ اور پھر اگلے دن میں گھر سے فیکٹری کے لیے نکلی، لیکن فیکٹری نہیں گئی بلکہ مبشر کے ساتھ ایک پارلر چلی گئی، جہاں مجھے دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ مجھے آئینے میں دیکھ کر خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں، کیونکہ میں نے کبھی خود پر توجہ دی ہی نہیں تھی۔ میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر بعد گارڈ نے آ کر بتایا کہ گاڑی مجھے لینے آئی ہے۔ میں باہر آئی تو ایک سفید کار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بھاگ کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مبشر مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد میں شہر کی رونق سے ہٹ کر ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ آ پہنچی تھی۔ سامنے ہی خوبصورت فارم ہاؤس تھا اور فارم ہاؤس کے اندر جاتی سیڑھیوں پر پھول ہی پھول تھے۔ میرا اتنا شاہانہ استقبال تھا کہ میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ میں پھولوں سے ڈھکے راستے سے ہوتی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو فارم ہاؤس کی سجاوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا فراک پرپل رنگ کا تھا اور ساری سجاوٹ بھی پرپل ہی تھی، اور یہاں تک کہ مبشر نے بھی پرپل 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ ساری تیاری میری سالگرہ کے لیے تھی اور ایک بہت ہی خوبصورت کیک میرا منتظر تھا۔ میں نے مبشر کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔ مبشر نے تحفے میں مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ دیا، اور اتنا مہنگا تحفہ انسان اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر مبشر میرا ہاتھ پکڑے مجھے ایک کمرے میں لے آیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے لائٹیں آن کی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں میری تصویر نہ ہو۔ ہر طرف میں ہی میں تھی، اور پھر مبشر نے گھنٹوں بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور میں خوشی کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ مبشر نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ میں مبشر کی اتنی محبت دیکھ کر خوشی سے مدہوش ہو چکی تھی، اور اسی مدہوشی میں کیا کیا ہو گیا مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں سمجھ چکی تھی کہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں، جس کا مجھے احساس ہوا تھا۔ لیکن مبشر نے یہ کہہ کر تسلی دلا دی کہ ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں، اس لیے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی بار بار میں اور مبشر یہ گناہ کرتے رہے تھے، اور اب میں نے شادی کی بات کی تو وہ ٹالنے لگا تھا۔ اور تبھی ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات مجھے بتائی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سے مبشر کو بتانے گئی، لیکن اس کے بنگلے پر تالا تھا، اور پڑوس سے پتہ چلا کہ وہ تو چند دن پہلے ہی یہاں رہنے آیا تھا اور اب جا چکا ہے۔ فیکٹری گئی تو مینیجر جو اس کا دوست تھا اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ یہ بھی بتایا کہ مبشر اسی طرح کے فراڈ کرتا رہتا ہے، لیکن میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ مبشر میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، وہ واپس آئے گا۔ میں اس کا فون ملا ملا کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھ رہی تھی اور میرا وزن بھی بڑھ رہا تھا۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی، اگر امی کو پتہ چل جاتا تو قیامت آ جاتی، اور پھر قیامت کو ایک دن آنا ہی ہوتا ہے۔ سو قیامت آ ہی گئی۔ امی نے میرے بیگ میں میری ٹیسٹ رپورٹ دیکھ لی تھی، اور اس دن میں نے امی کو بلک بلک کر روتے دیکھا تھا۔ میں نے ان کے اعتبار کا خون کر دیا تھا، اور وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ میں انہیں بتا دیتی تو وہ عزت سے مجھے رخصت کر دیتی۔ یہ سب تو نہ دیکھنا پڑتا، لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ میں امی سے معافی مانگ مانگ کر تھک چکی تھی۔ امی نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور بہنوں پر بھی اتنی پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ امی نے مجھے ٹھکانے لگانے کا سوچا اور رشتے والی کو رشتہ لانے کو کہا۔
चाहे किसी अंधे लंगड़े लूले का ही क्यों ना हो, और बोला मेरे लिए रिश्ता भी ले आए। और वो मेरे लिए रिश्ता ले भी आई। अम्मी ने बिना तहकीक किए और बिना लड़के को देखे हाँ कह दी थी, और फिर मेरा निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया। यहाँ तक कि शर्मिंदगी से उन्होंने अपने दामाद को भी ठीक से ना देखा और ना मुझे दिखाया। रिश्ते वाली बुआ के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने शोहर के घर आ गई थी। बुआ शायद मेरे शोहर की जानने वाली थी। वो मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। वो एक अच्छा और बड़ा घर था, लेकिन उसमें टपकती वहशत मेरे अंदर तक उतर रही थी। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी की नाजायज औलाद थी और मैं अब किसी की जायज बीवी थी। अम्मी ने कहा था कि ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात को छुपा के रखूं और कुछ दिन बाद बता दूं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा शोहर समझेगा ये उसी का बच्चा है और यूं मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात बुआ बताकर गई थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। बुआ ने कहा था कि मेरा शोहर डॉक्टर है, और अगर वो डॉक्टर था तो मैं उससे चाह कर भी सच नहीं छुपा सकती थी। और आज शादी की पहली रात ही मेरी हकीकत खुल जानी थी। मैं बार बार अपने माथे से पसीना साफ कर रही थी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरा शोहर आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फक हो गया था और मेरा चेहरा लट्ठे की तरह यूं सफेद हो गया कि जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मेरे शोहर ने कहा कि वो मेरा एक टेस्ट करेगा, क्योंकि उसे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो गया था, इसलिए वो मेरा टेस्ट करेगा। अगर उसका शक सही साबित हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे शिद्दत से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ था, जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं जहर खा लेती और फिर सबके लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ खराब होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वो टेस्ट करता मेरी हकीकत खुल जाने वाली थी, और फिर वो मेरे साथ क्या करता ये भी मैं नहीं जानती थी। मैं खौफजदा से खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी कि मेरा शोहर गया और अलमारी से अपना डॉक्टरी का बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी। मैं जान चुकी थी कि आज मुझे मौत और बदनामी से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यहाँ मुझे तलाक होती और फिर सीधा मुझे जिंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मेरे शोहर ने अपना डॉक्टरी वाला बैग मेरे सामने बेड पर रखा और फिर उसे खोलकर सबसे पहले जो चीज उसने निकाली, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी और मुबश्शिर की तस्वीर थी, और वो भी उन लम्हात की जो मैं मुबश्शिर के धोखे को मोहब्बत समझकर बह गई थी। मेरे शोहर ने वो तस्वीर मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा, और कुछ देर बाद उसने बैग में से चमड़े की तरह कोई चीज निकाली और अपने चेहरे पर पहन ली। और फिर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल मुबश्शिर जैसी हो गई थी। जो मास्क मेरे शोहर ने अपने चेहरे पर लगाया था, उस मास्क को उतारा और फिर कहका मारकर हंस पड़ा। जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा था। उसका नाम मुबश्शिर नहीं बल्कि राशिद था, डॉक्टर राशिद। वो अम्मी का साबका मंगेतर था, जिसने अम्मी से इंतकाम लेने का ये तरीका निकाला था। वो तो हंस हंस कर अपना कारनामा बता रहा था कि कैसे उसने मेरी अम्मी को ढूंढते हुए इतने साल लगा दिए, और जब मुझे देखा तो उसे मुझ में मेरी अम्मी की शुबाहत नजर आई, और फिर तहकीक करने पर सब कुछ उसे पता चल गया। तब उसने ये मुकम्मल खेल खेला था। इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने खुद बनवाया। वो पहनकर वो मुझे धोखा देता रहा था, ताकि मेरी माँ तकलीफ से तड़पे, वैसे ही जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वो तड़पा था। यूं अम्मी से बदला लेने के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया था। अम्मी ठीक कहती थी, राशिद एक पागल आदमी है, और आज तो वो मुझे कोई जंगली लग रहा था। वो सच में नफ्सियाती मरीज था और मुझे उससे डर लगने लगा था। वो मेरी अम्मी से इंतकाम लेने के लिए जाने आज मेरे साथ क्या करने वाला था। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसने अपने उसी डॉक्टरी वाले बैग से कुछ गोलियां निकाली और मुझे हंसकर कहने लगा, आज रात तुम्हें ये गोलियां खानी है और ये कागज पर लिखकर मरना कि तुमने खुदकुशी की है। वो मुझे मार कर ये तकलीफ मेरी माँ को देना चाहता था।
میں جو کچھ دیر پہلے خودکشی کا سوچ رہی تھی، اب موت کو اپنے سامنے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی، لیکن میں خود کو اس وحشی انسان کے لیے کیسے بچاتی؟ اور تبھی میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدان پر پڑی اور میں نے فوراً وہ گلدان اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ گولیاں دور جا گری۔ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کھڑا ہوتا میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلدان واپس اٹھایا اور اس کے سر پر مار مار کر کچومر بنا دیا۔ اس کے بعد میں خوف سے چیخنے لگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی، مگر لہنگے میں پھنس کر دھڑام سے سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی تھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو گیا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی سانس لینا چھوڑ چکا ہے۔ اس کے بعد میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش آئے تو میں ہسپتال میں تھی اور میرے پاس میری امی تھی۔ مجھے اپنا جسم ہلکا محسوس ہوا تو میری آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ میں اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی اور یہی بیان میں نے پولیس والوں کو بھی دیا تھا، جو مجھے ڈاکٹر راشد کی موت کے الزام میں گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ امی نے اپنے زیورات اور گھر جو ابا نے لیا تھا سب بیچ دیے اور ایک اچھی وکیل کی، جس نے عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ میں نے ڈاکٹر راشد کا قتل سیلف ڈیفنس میں کیا ہے اور وہ ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ مجھے خود کو بچانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اسے مار دیا اور میں رہا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد امی نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ آج اس بات کو 15 سال بیت گئے ہیں۔ میری امی فوت ہو گئی ہیں، ہم سب بہنوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں۔ میرے دوسرے شوہر کو میری ساری حقیقت معلوم ہے، مگر وہ بہت اچھے انسان ہیں، کبھی مجھے اس بات کا تانا نہیں دیا۔ مگر ان میں ایک خامی ہے کہ وہ معذور ہیں، مگر ان کی یہ خامی مجھے خامی نہیں لگتی، کیونکہ انہوں نے مجھ جیسی لڑکی سے شادی کر کے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔